धामी कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले। नजूल नीति 2021 को जारी रखने का हुआ निर्णय। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट ने सीएम धामी को दिया अधिकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सभी जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सांस्कृतिक उत्सव मनाने जाने को लेकर करेंगे समीक्षा। 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाने का सरकार ने लिया है निर्णय। उत्तराखंड से अब दूर नहीं अयोध्या राम। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुरू कराएंगे स्पेशल बस। परिवहन निगम के अधिकारियों से हरिद्वार में पूजा अर्चना कर बस को किया रवाना। उत्तराखंड में एक बार फिर पैर पसार रहा कोरोना। नए सब वेरिएंट JN1 की 72 वर्षीय महिला हुई पुष्टि। अलर्ट पर सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें, सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाने को लेकर समीक्षा की जाएगी। 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। सचिवालय में सीएम करेंगे सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरे प्रदेश में और देश में उत्सव का माहौल है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भी निर्णय लिया है कि सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक पल आने वाला है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाने की तैयारी है और उसी को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में रखा गया है को लेकर, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है और खुशी का ये माहौल है, तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है आज यहाँ पर एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी जिलाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसमें सांस्कृतिक जो महोत्सव है, उत्सव है, उसको के जो है सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो है 22 जनवरी को लेकर के उत्तराखंड में भी तैयारियां की जाए। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो उत्तराखंड में जो घाट है, हरिद्वार घाट की बात करें या फिर ऋषिकेश के घाटों की बात करें, वहां पर जो अभियान है वो भी इस दौरान स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, सफाई अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो घाट है वहां पर ये अभियान चलाया जाना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जितने भी जो मंदिर हैं वहां पर भी भजन कीर्तन किए जाने के साथ ही जो है तमाम कार्यक्रम इस दौरान जो है आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो बैठक यहाँ पर रखी गई है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण भी जो है इस दौरान माना जा रहा है। और 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के जो कार्यक्रम है वो इस बैठक के दौरान रखे जाएंगे। जी मैंने जिस तरह से हम जानते हैं, धामी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं और जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाना है, उसको लेकर भी लगातार सरकार प्रयासरत है और उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। जी जी सर, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या जाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर सीएम धामी ने हाल ही में अभी एक पत्र भी जो है केंद्र को लिखा है कि फ्लाइट भी जो है अयोध्या के लिए लगाई जाए, जिससे कि जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अयोध्या जाने में उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए भी उन्होंने पत्र जारी किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को लेकर किस तरीके से सीएम धामी जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं। और अब यहाँ पर बसों की अगर बात की जाए तो जो बसें हैं, बस भी एक सुबह 11:30 बजे से उसकी भी रवानगी देहरादून से अयोध्या के लिए सीएम धामी ने की है। तो ऐसे में देखा जा सकता है अयोध्या का जो कार्यक्रम, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम इस दौरान अयोध्या में होने जा रहा है, उसको लेकर कितना उत्साह पूरे देश में है। इसके चलते अब जो तमाम कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में भी आयोजित होने शुरू हो गए हैं। जी
जी बिल्कुल, इन्हें तो माना जा सकता है कि सरकार का प्रयास है कि जो ऐतिहासिक पल है उसको और ज़्यादा भव्य रूप से मनाया जाए। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार भी उतनी ही ज़्यादा प्रयासरत है कि ऐतिहासिक पल न सिर्फ पूरे प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए हो। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में कूड़ा उठान को लेकर नगर निगम पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। घर घर कूड़ा उठान के आंकड़ों को लेकर निगम के अधिकारी वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, लेकिन देहरादून के 100 वार्डों में 94% घरों से कूड़ा उठाने का दावा किया जाता रहा, लेकिन जब जमीनी सर्वे हुआ तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। किसी वार्ड से 20 तो किसी वार्ड से 10 घरों से ही नियमित कूड़ा उठान किया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ हमलावर होकर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि निगम में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई जाने की जरूरत है और इसे अपराध बताते हुए दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लंबे समय से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और अब खुलासे हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्वच्छता समितियों में घपला है। वहाँ नगर निगम से जो है जनता के रिकॉर्ड की फाइलें जो है गायब हो जाती हैं। देहरादून के मेयर पर जो है अकूत संपत्ति इकट्ठी करने के जो है आरोप लगे, लेकिन किसी भी आरोप को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी मुद्दे की जो है उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई। दोषियों को कभी भी नगर निगम में जो दंड नहीं मिला। अब क्योंकि वहाँ पर प्रशासक बैठा है तो वहाँ की जो गंदगी है और वहाँ के जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रही है। नैनीताल में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने अधिशासी अभियंता, तहसीलदार विजय गोस्वामी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाराकोट लोहाघाट राजमार्ग में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक अतिक्रमण को हटाया, जिसके बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार लोहाघाट विजय गोस्वामी व पीडब्ल्यूडी के अभियंता तुलाराम ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। लोहाघाट द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रोड के किनारे जितने नाली, रैंप मैम जितने भी अतिक्रमण है, रोड के आरओडब्ल्यू में जितने अतिक्रमण किए गए हैं उनको विभाग द्वारा पूर्व में ही चिन्हित किया गया है और नोटिस भी दिए, विधिवत नोटिस जारी किए गए सभी को। नोटिस जारी करने उपरांत भी लोगों ने अतिक्रमण अपने स्वयं से नहीं हटाए, जिसके बाद ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर जितने भी चिन्हित अतिक्रमण है हटाए जाए। चीला वाहन दुर्घटना में महिला अधिकारी का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। बता दें कि चीला रेंज में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 4 वन अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि महिला अधिकारी और वन्य जीव प्रतिपालक एसडीओ चीला अकोली दुर्घटना में लापता हो गई थी, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद सुबह एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को चीला पावर हाउस के पास नहर में एक शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त घटना में लापता महिला अधिकारी अकोली के रूप में हुई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भगवानपुर थाना पहुंचकर बताया कि पुलिस ने चोरी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरियां करते थे। पुलिस ने यह बताया कि रात भगवानपुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमें गठित कर इन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है, जिसके चलते 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसमें 5 मोटरसाइकिल भगवानपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई थी। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। 2 अभियुक्तों अंकुर त्यागी निवासी बेहट सहारनपुर और अनित उर्फ अनिकेत निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर उक्त बरामदगी की गई है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम को इस बरामदगी हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। हल्द्वानी के गोलापार में अब मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की सेवा नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। कैंट एरिया को अब नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। साथ ही शहरी विकास विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का, और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। अगला मद उच्च शिक्षा विभाग का था। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा ताकि इस स्तर में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की संचार विभाग प्रमुख डॉक्टर चयनिका उनियाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर उनियाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर सरकार संवेदनशील बनी हुई है। महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। आप किसानों के मामले में देख लीजिए, 1 साल तक किसानों को सड़कों पर बैठे रहना पड़ा। उसके बाद ये सरकार ने जो है बिल वापस लिया और उस दरमियान 1 साल में 700 से ऊपर जो है किसानों की मौत हो जाती है और जिसके बारे में सरकार को कोई संवेदना नहीं है। महिलाओं का मुद्दा आप देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार जो है वो दिन ब दिन बढ़ा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी जो है इस यात्रा पे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया, जिसमें महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर चुनावी प्रयोग करने वाली है। बीजेपी चुनाव में हर तकनीक का प्रयोग करती है। इस बार बीजेपी वर्चुअल माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव का प्रचार करेगी। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस तकनीक पर भी सवाल उठा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब्जी की दुकान पर QR कोड लगाने की परिकल्पना की थी, उस समय भी कांग्रेस के तत्कालीन वित्त मंत्री ने पीएम मोदी की बातों को संजीदगी से नहीं लिया था। आज सब्जी की दुकानों पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करें और वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अधिक मत प्राप्त कर सकती है, उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या उनको दूर करने का प्रयास होगा। और इस तरह से हमारे 11,729 बूथ, इन सभी पर हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवास करने की योजना बनाई। पर्यटन नगरी मसूरी में करीब 2 माह से बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड पड़ रही है। लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ती जा रही है और सूखी सर्दी से लोग खांसी, जुकाम आदि से परेशान होकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि इन दिनों बारिश के साथ ही बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बर्फ पड़ने की संभावना भी कम होने लगी है। इसका सीधा प्रभाव काश्तकारों पर पड़ रहा है। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों की सारी खेती चौपट हो जाएगी। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल, उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है,
नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बाहर नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन लिखा जाएगा, जिसमें अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने कहा कि कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी दीवार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लोगों के दिलों में पिछले 60 सालों में कार्य करती आई है, दिलों में रहती है। वो कांग्रेस के नेताओं की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे या कुछ भी करे, समय बदलेगा। कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। पिछले 60-70 साल में देश में सुई से लेकर और आज हम चांद पर जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस के समय की देन है, कांग्रेस के नेताओं की देन है। और सबसे बड़ी बात, देश के उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया, उन सब की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे, बीजेपी कुछ भी करे, समय निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही मानसिक तौर पर हार मान चुकी है, तो कांग्रेस के पास तो आज प्रत्याशी भी नहीं है, तो दीवार लेखन का भी क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है कि दिलों में रहने की बात, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उत्तराखंड के अंदर 2 बार चुनाव लड़के देख चुकी है। विधानसभा के क्या हाल कांग्रेस के हुए हैं, ये देश की जनता ने भी देखा, उत्तराखंड की जनता ने भी देखा। रही 2024 की बात, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से हैट्रिक बनाने वाली है और हम हैट्रिक की ओर अग्रसर हैं। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजने पर देश भर में राम भक्तों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके साथ अब देवभूमि निवासियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से अयोध्या आवागमन के लिए बस सेवा शुरू की गई है। इसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए टनकपुर, हल्द्वानी और राजधानी देहरादून से बस सेवा शुरू की जा चुकी है, जिसके साथ हरिद्वार से भी बस सेवा शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या के लिए जैसे 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें यात्रियों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने कुछ बस सेवाएं शुरू करी हैं, जिसमें टनकपुर से, हल्द्वानी से और देहरादून से बस सेवा प्रारंभ की जा चुकी है और हरिद्वार से भी आज बस सेवा प्रारंभ हो रही है। जनपद उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल देश की पहली महिला थीं जिसने 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट माकालू का अवरोहण किया। लेकिन सविता कंसवाल बर्फ की आगोश में हमेशा के लिए सो गई थीं। सविता को मरणोपरांत लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके माता पिता को सौंपा। इस मौके पर हजारों लोगों की आंखें नम हुईं। जो उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की जो एक शान थी, जो क्लाइंबिंग कर रही थी, और क्लाइंबिंग में जो है वो हमारे विकास खंड की जो है सविता कंसवाल थी। वो वहाँ पर जो है बहुत स्लाइडिंग पोर्शन में जो है क्लाइंबिंग में जो है उसका देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है आज जो है उसके पिताजी को, उसकी माताजी के हाथों में जो है माननीय राष्ट्रपति जो है महोदय के द्वारा जो है उसको पुरस्कृत किया गया। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में जो है जो सविता कंसवाल थी वो हमेशा हमेशा अमर रहेगी। हमारे जनपद उत्तरकाशी की बेटी द्रौपदी डांडा में एक अपने अभियान के तहत एवलांच आने से वो अपनी जान को उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। उसका बड़ा दुख है। लेकिन कल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत उनको तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके पिता श्री राधेश्याम कंसवाल जी द्वारा ग्रहण किया, जो हमारे जनपद के लिए, हमारे उत्तरकाशी जिले के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव का विषय है। हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी होनहार बेटी को जो है मरणोपरांत जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है उनके पिताजी को। और ऐसी ही होनहार बच्चियों को जो भी देश हित में इस तरह के कार्य करती हैं, जिन्होंने अपने पूरे राष्ट्र का, अपने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है, ऐसी बच्चियों को इस तरह के पुरस्कार देना मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और मैं माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लगातार
प्रयास कर रहे थे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया और परसों राष्ट्रपति के द्वारा उनको मरणोपरांत जो साहसिक जो है पुरस्कार दिया गया, उनके माता पिता को वहाँ पर बुलाया गया और ये लगभग 15 लाख रुपए का एक पुरस्कार होता है। और जो सविता कंसवाल थी वो हमारे बगल के गांव लुंदरू की रहने वाली थी, बहुत साहसिक लड़की थी और उसकी बहुत उम्मीदें थी। उसने एवरेस्ट चढ़ा और जो उसकी द्रौपदी के डांडे में जब वहाँ पर एवलांच आया उस समय उसकी जो है डेथ हो गई थी। मैदानी जिलों में बढ़ते कोहरे के कारण इसका असर अब ट्रेनों के संचालन में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई है। इसका असर देहरादून आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ सकता है। इस बात को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के कार्यकारी स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने कहा कि कोहरे की वजह से कोटा देहरादून एक्सप्रेस करीब 3 घंटे देरी से चल रही है। ये जो है आपकी कोटा देहरादून लगभग 3 से 3.5 घंटे लेट हो रही है कोहरे की वजह से। लंबी दूरी की है, कुछ काम भी चलता है बीच में, उसकी वजह से भी लेट हो जाती है। और एक हमारी है सुबेदारगंज से 4113, वो लगभग 4.5 घंटे लेट आ रही थी अब तक, लेकिन आज तो राइट टाइम ही चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।